Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we will continue our first chapter from history, that is French Revolution. So students, last lecture में हमने पढ़ा था about the role that women played in the revolution. We saw that कि जब फाइट चल रहा था, जब प्रोटेस्ट हो रहा था, उन सब टाइम पे वुमेन्स ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया था. वी ऑल्सो सॉ दैट कि वुमेन ने अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म किए थे सो दैट उनकी डिमांड्स फुलफिल हो सके. रिवोल्यूशन के स्टार्टिंग से वुमेन की एक मेजर डिमांड थी दैट दे शुड गेट द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. करेक्ट, जो राइट्स मेन को मिले हैं, जितने वोटिंग राइट्स मेन को मिले हैं, इन द सिमिलर मैनर वुमेन शुड ऑल्सो गेट द वोटिंग राइट. बट उनकी ये डिमांड बहुत लेट फुलफिल हुई. उन्होंने कुछ 150 ईयर्स तक इसके लिए स्ट्रगल किया एंड फाइनली वी सॉ दैट इन द ईयर 1946 उनको वोटिंग राइट मिला. इसके अलावा हमने देखा दैट पहले वुमेन के लिए एजुकेशन कंपलसरी नहीं था, एजुकेशन अलाउड भी नहीं था, बट बाद में एजुकेशन कंपलसरी किया गया. उनके लिए जॉब का ट्रेनिंग एंड ये सब चीज़ें स्टार्ट की. दे वेर अलाउड टू रन स्मॉल बिजनेसेस. मैरिज में डिवोर्स के लिए दे कुड अप्लाई. सो बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव चेंजेस हुए थे फॉर द वुमेन. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. स्लेवरी का मतलब क्या होता है? जब ह्यूमन बींग्स आर बॉट एंड सोल्ड. करेक्ट, खरीदा एंड बेचा जाता है ताकि वो लोग वर्क कर सके. सो दैट इज स्लेवरी. सो वी विल सी दैट कि फ्रांस में ये स्लेवरी कैसे स्टार्ट हुई थी, कैसे फ्रांस इसमें, यूरोप इसमें इन्वॉल्व था एंड हाउ इट वॉज एबॉलिश्ड. ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट. One of the most important reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. Jacobin कौन है? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. सो हमने देखा दैट मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने बहुत अच्छी चीज़ें भी की थी, बुरी चीज़ें भी की थी. करेक्ट, अच्छी चीज़ों में उसने क्या किया था? वो इक्वालिटी लेकर आया था. उसने सबको सिटीजन्स बोलना स्टार्ट करवाया था. उसने वीट के बने हुए ब्रेड यूज़ करने के लिए कहा था. मीट भी सबको सिमिलर खाना है सो दैट हर एक पर्सन इक्वल स्टेटस पर रहे. उसमें उसने एक और अच्छी चीज़ की थी दैट एट द टाइम ऑफ जेकॉबिन्स, मतलब जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर रूलर था, लीडर था, उस टाइम पर फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी ख़त्म हो चुका था. द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मार्टिनिक, ग्वादेलूप एंड सेंट डोमिंगो were important supplier of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. But the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar land meant a shortage of labor on the plantation. So this was met by a triangular slave trade between Europe, Africa and the Americas. The slave trade began in the 17th century. French merchants sailed from the port of Bordeaux and Nantes to the African coast, while they bought slaves from the local chieftains. Branded and shackled, all the other slaves were packed tightly into the ships for 3-month-long voyage across the Atlantic to the Caribbean. They were sold to the plantation owner. The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European market for sugar, coffee and indigo. Port cities like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट जेकॉबिन के टाइम पर, दैट इज़ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के टाइम पर स्लेवरी एबॉलिश हुई थी. नाउ यहाँ पर हमें बताया है कि स्लेवरी स्टार्ट क्यों की गई थी. सो इसका एक रीज़न था दैट कमोडिटीज़ लाइक टबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी, ये सब कमोडिटीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा थी. गेटिंग, क्या बताया यहाँ पे? दैट जो टबैको है, इंडिगो है, यानी प्लांटेशन क्रॉप्स जो थे, उनकी मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा थी. लेकिन यूरोपियंस, मतलब फ्रांस के लोग या उसके आसपास की सिटी के जो लोग हैं, कंट्रीज़ के जो लोग हैं, वो प्लांटेशन वर्क के लिए जाना नहीं चाहते थे. मतलब दे वर नॉट इंटरेस्टेड कि कोई अननोन प्लेस पर उनको जाकर प्लांटेशन वर्क करना पड़े. एंड ड्यू टू दैट रीज़न कंट्री के अंदर लेबर शॉर्टेज बहुत था.
टबैको, कॉफ़ी, शुगर, इन सब का डिमांड बहुत हाई था, लेकिन क्योंकि लेबर का सप्लाई नहीं था, लेबर नहीं थे काम करने वाले, बिकॉज वी नो कि प्लांटेशन के लिए हमें बहुत लेबर्स चाहिए। सो क्योंकि लेबर्स नहीं थे, इसकी वजह से उतना क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था। नाउ लेबर शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए देयर वॉज अ स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। यहाँ पे क्या होता था, अफ्रीका से स्लेव्स को लेकर आया जाता था एंड यूरोप में उनको सेल किया जाता था। आई थिंक ये कहाँ से स्टार्ट, कब से स्टार्ट हुआ था, फ्रॉम दी 17th सेंचुरी। यूजुअली क्या करते थे, दे यूज टू बाय द स्लेव्स, मतलब जैसे हम सामान खरीदते हैं, रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, वैसे लोगों को परचेस किया जाता था, ब्रांड किया जाता था अकॉर्डिंग टू देयर फिजिक के कैसे दिख रहे हैं, हाइट बॉडी क्या है, स्ट्रेंथ कितना है, उसके बेसिस पर उनको ब्रांड किया जाता था। यानी जो अच्छे हैं उन वो हायर प्राइस में बिकेंगे, जो थोड़े वीक है वो लो प्राइस में बिकेंगे। सो ऐसे ब्रांडिंग की जाती थी एंड देन उसके बाद उनको पैक करके 3 मंथ तक शिप में रखा जाता था एंड फाइनली उनको प्लांटेशन ओनर्स जो है उनको सेल किया जाता था। आई थिंक मतलब जैसे हम लोग रॉ मटेरियल लेकर आते हैं ना, कि किसी कंट्री में रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है तो वहाँ से रॉ मटेरियल खरीदा, उसको ब्रांडिंग किया, अच्छी क्वालिटी ख़राब क्वालिटी को सेपरेट किया, फिर आकर सेल कर दिया। ये सेम चीज़ ह्यूमंस के साथ की जाती थी। अफ्रीका के कोस्ट, अफ्रीका से स्लेव्स को लेकर आया जाता था, 3 मंथ तक ट्रैवल करा के फाइनली उनको यूरोप में जो प्लांटेशन ओनर्स है उन्हें सेल किया जाता था। बहुत सारी ऐसी सिटीज़ थी जो सिर्फ स्लेव ट्रेड की वजह से प्रॉस्परस हो रही थी, क्योंकि उनकी पूरी इनकम उनको कहाँ से मिल रही थी, स्लेव्स की वजह से मिल रही थी। Throughout the 18th century, there was a little criticism of slavery in France. The National Assembly held long debate about whether the right of men should be extended to all French subjects, including those in the colonies. But it did not pass any law, fearing opposition from the businessmen whose income depended in the slave trade. It was finally the convention which in 1794 legislated to free all the slaves in French overseas possessions. This, however, turned out to be a short-term measure. 10 years later, Napoleon reintroduced slavery. Plantation owners understood that their freedom as including the rights of enslaved African Negroes in pursuit of their economic interests. Slavery was finally abolished in the French colonies in 1848. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, 17th सेंचुरी से ये स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ था। नाउ जब नेशनल असेंबली ह्यूमन राइट्स की बात कर रही थी, हमने देखा था ना 1791 में नेशनल असेंबली फॉर्म हुआ था, हमने देखा था दैट राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अपॉर्चुनिटी, ये सब राइट्स ह्यूमंस को मिले थे। सो यहाँ पे नेशनल असेंबली में कंटिन्यूसली ये बात पे डिस्कशन चल रहा था कि जो राइट्स फ्रेंच सिटीजन्स को मिले हैं, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, देखो हमने सारे राइट्स पढ़े हुए हैं, विल जस्ट सी के कौन से राइट्स की बात यहाँ पे की है। सी यहाँ पे हमें बताया है राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब राइट्स बनाए गए थे। सो 1791 में इन राइट्स को बनाया गया था एंड जब ये स्लेव ट्रेड चल रहा था उस टाइम पर नेशनल असेंबली कंटिन्यूसली डिबेट कर रही थी दैट हमें इस राइट्स को सिर्फ फ्रेंच सिटीजन तक नहीं रखना चाहिए, इवन जो स्लेव्स है उनके पास भी राइट टू फ्रीडम, राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू स्पीच, ये सब उनके पास भी होना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ पास नहीं किया गया था। स्ट्रिक्ट लॉ पास क्यों नहीं किया था? बिकॉज अगर लॉ पास करते तो जो बिजनेसमैन है उनको नुकसान होता, क्योंकि उनकी मेजर इनकम कहाँ से आती थी? स्लेवरी से आती थी। सो अगर लॉ पास करते तो बिजनेसमैन को नुकसान होता एंड इसकी वजह से मे बी पॉसिबल था कि ट्रेड जो है वो स्लो डाउन हो जाता, इसीलिए कोई भी लॉ पास नहीं हुआ। फाइनली 1794 में लॉ पास हुआ था दैट जितने भी स्लेव्स हैं उन सबको फ्री किया जाएगा, लेकिन ये फ्रीडम ज़्यादा टाइम तक नहीं चली।
जैसे ही नेपोलियन आया, हमने देखा ना 17 आसपास में, कुछ 10 ईयर्स के बाद में जैसे ही नेपोलियन आया, नेपोलियन ने स्लेवरी फिर से स्टार्ट कर दी। गेटिंग, क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि स्लेवरी अबॉलिश करने के बाद विदिन 10 ईयर्स जैसे ही नेपोलियन आया वैसे ही स्लेवरी री इंट्रोड्यूस हो गई। गेटिंग, फिर से स्लेव ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो गया, बिकॉज दे थॉट कि निग्रोस मतलब जो अफ्रीकन लोग हैं वो लोग अगर यहाँ काम करेंगे तो ही फ्रांस को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, एंड इसीलिए स्लेवरी के जो लॉ बनाए थे उन सबको एबॉलिश कर दिया गया। फिर से स्लेव्स को अफ्रीका से परचेस करके यूरोप के प्लांटेशन ओनर्स को सेल करना स्टार्ट किया गया। फाइनली 1848 में, कभी 1848 में फाइनली स्लेव ट्रेड को एबॉलिश किया गया। ठीक है, 1794 में स्लेवरी फर्स्ट टाइम एबॉलिश हुई। 10 ईयर्स लेटर मतलब कुछ 1804 के टाइम पे नेपोलियन फिर से आ गया था, तो स्लेवरी फिर से इंट्रोड्यूस हो गई, एंड फाइनली 1848 में फ्रांस में से स्लेवरी एबॉलिश कर दी गई थी। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा था ये टॉपिक एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। यहाँ पे हमने क्या देखा, दैट फ्रांस में स्लेव ट्रेड चल रहा था क्योंकि प्लांटेशन ओनर को वर्कर की ज़रूरत थी और यूरोप के वर्कर्स वेर नॉट विलिंग टू वर्क ऑन द प्लांटेशन लैंड, तो वर्कर्स चाहिए थे, इसलिए वो कहाँ चले गए, अफ्रीका से वो लोग वर्कर्स को परचेस करते थे, एंड यहाँ पे प्लांटेशन ओनर को वर्कर्स सेल किए जाते थे। जब जैकोबिन क्लब आया, दैट इज़ जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आया, तो उसने स्लेवरी को बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद वापस से स्लेवरी शुरू हो गई थी। नेशनल असेंबली ने फाइनली 1974 में स्लेवरी एबॉलिश की, बट नेपोलियन के आने के बाद 1804 में स्लेवरी फिर से स्टार्ट हुई, एंड फाइनली 1848 में स्लेवरी कंप्लीटली फ्रांस और फ्रांस की जितनी भी कॉलोनीज थी, मतलब फ्रांस ने जितने भी कंट्रीज़ को कैप्चर भी किया हुआ था उन सब जगहों पर भी स्लेवरी को कम्प्लीटली बैन करवा दिया गया था, एबॉलिश करवा दिया गया था। सो यहाँ पे हमारा 5th टॉपिक ख़त्म होता है। अब हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है 6th टॉपिक, द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। यहाँ पे अब तक हमने पीछे क्या क्या पढ़ा, दैट रिवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, लोगों ने क्या रोल उसमें प्ले किया, वुमेन का क्या रोल था, रिवोल्यूशन के साथ स्लेवरी को भी हमने एबॉलिश किया, ये सब हमने पढ़ा। नाउ वी विल सी दैट कि जब रिवोल्यूशन चल रहा था तो लोकल लाइफ पे उसका क्या इफेक्ट था, मतलब फ्रांस के अंदर क्या क्या चीज़ें उस टाइम पर हो रही थी। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक दे रीड? The years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women, and children. The revolutionary government took it upon themselves to pass law that would translate the ideas of liberty and equality into everyday practice. क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या पॉलिटिकल सिचुएशन लोगों के सोचने का, बोलने का, पहनने का, खाने का तरीका बदल सकते हैं? तो फ्रांस में ये पहले पॉसिबल नहीं था, बट रिवोल्यूशन के टाइम पर ये सब चीज़ें हुई थी। जैसे हमने देखा कि लोगों ने नी ब्रीचर्स की जगह पर ट्राउजर्स पहनना स्टार्ट किया। गेटिंग? सो जो चीज़ें चल रही थी फ्रांस में उसकी वजह से लोगों की एवरीडे लाइफ पर बहुत इफ़ेक्ट हुआ था। लोगों ने द टाइप ऑफ बुक दे यूज टू रीड वो चेंज किया था, द क्लोथ दे यूज टू वेयर वो चेंज हुए थे, उनका वे ऑफ थिंकिंग जो था वो सब चेंज हुआ था। धीरे धीरे करके जो लोग पहले किंग के रूल के अंडर थे, जो लोग पहले राइट्स के बारे में जिनको पता भी नहीं था दैट व्हाट आर राइट्स, अब वो लोग लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सब चीज़ों को रेगुलर लाइफ में प्रैक्टिस करने लग गए थे। मतलब पहले फ्रांस में पता भी नहीं था कि लिबर्टी क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है। वी सॉ दैट फर्स्ट सेकेंड एस्टेट टैक्स नहीं भरते थे, थर्ड भरता था। सो जिन लोगों को इक्वालिटी के बारे में नहीं पता, रिवोल्यूशन के बाद उन लोगों ने एवरीडे लाइफ में इक्वालिटी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। One important law that came into effect soon after storming of Bastille in summer of 1789 was the abolition of censorship. In the old regime, all written material and cultural activities
Books, newspapers, plays could be published or performed only after they had been approved by the censor of the king. Now the Declaration of the Rights of Men and Citizens proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right. Newspaper, pamphlets, books, and printed pictures flooded the towns of France from where they traveled rapidly into the countryside. They all described and discussed the events and changes taking place in France. Freedom of press also meant that opposing views of the events could be expressed. Each side sought to convince the other of its position through the medium of print. Plays, songs, and festival processions attracted large number of people. This was one way they could grasp the identity with the ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at long length in text which only a handful of educated people could read. अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चेंज के बारे में हमें बताया हुआ है. सी, जैसे हमारी कंट्री के अंदर हम लोग जब कोई भी मूवी रिलीज होती है तो सेंसर बोर्ड उस मूवी को देखता है. अगर उनको कुछ भी ऐसा लगता है कि ये गलत है या रॉन्ग मैसेज पास कर सकता है तो वो आइदर उस मूवी को ही रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर अगर कुछ ऐसा सीन है जो लोगों में गलत मैसेज पहुंचा सकता है उस सीन को कट करते हैं वो लोग. ठीक है, जैसे हमने देखा है जब भी हम मूवी देखते हैं तो कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज अगर होती है तो वो अब्यूजिव लैंग्वेज की जगह पर बीप साउंड आ जाता है. ये सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है, लोगों के पास राइट कंटेंट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है. अब ये सेंसर बोर्ड लोगों तक गलत चीज़ें नहीं पहुंचाने दे रहा, बट पुराने टाइम पे जो सेंसर बोर्ड्स होते थे वो किसके अंडर ऑपरेट करते थे, किंग के अंडर ऑपरेट करते थे. किंग के अंडर अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो उनका बेसिक एम क्या होता था कि कोई भी ऐसी चीज़ प्रिंट नहीं होनी चाहिए जो किंग के अगेंस्ट है. गेटिंग, मतलब अगर पहले प्लेज होते थे या बुक्स लिखी जाती थी या न्यूज़पेपर्स होता था, पोएम्स होती थी, लेसन्स होते थे, स्टोरीज होती थी, कुछ भी रहेगा, पहले किंग के जो सेंसर बोर्ड के लोग हैं वो उसको रीड करते थे. अगर उसमें कुछ भी किंग के अगेंस्ट हुआ तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता था. दैट इज़ बिना किंग की परमिशन के कुछ भी प्रिंट नहीं हो सकता था. गेटिंग, और किंग कभी परमिशन नहीं देगा जो वो मतलब अगर उसने कुछ गलत किया है, अगर उसके बारे में लिखा तो ऑब्वियसली वो उसको प्रिंट होने नहीं देगा. दैट इज़ मीडिया के पास इतना पावर नहीं था कि वो गवर्नमेंट या किंग के अगेंस्ट जा सके. बट फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये चीज़ें चेंज हुई. नाउ मीडिया के पास इतना पावर था दैट वो लोग जो चाहे वो लिख सकते थे, जो चाहे, यानी अगर किंग ने कुछ गलत किया है तो इवन वो उसके अगेंस्ट भी लिख सकते थे, जो राइट उनके पास पहले नहीं था. जैसे आज भी बहुत सी कंट्रीज़ है जहाँ पर गवर्नमेंट पहले चेक करता है दैट व्हाट इज़ टू बी गिवन टू द पीपल, लोगों तक क्या चीज़ें पहुँचनी चाहिए, वो सब पहले गवर्नमेंट चेक करती है. उनको अगर सब कुछ अप्रोप्रिएट लगता है तो ही वो पब्लिश हो सकता है. इवन बहुत सी कंट्रीज़ में तो पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट भी आप कुछ नहीं प्रिंट कर सकते. हमारी कंट्री में वी हैव द राइट कि अगर हमें कुछ गवर्नमेंट के बारे में अच्छा लग रहा है तो भी हम बता सकते हैं, अगर हमें बुरा लग रहा है, गलत लग रहा है कुछ, तो हम उनके अगेंस्ट भी बोल सकते हैं. गवर्नमेंट उस पर हमें नहीं रोक सकती क्योंकि हमारे पास फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब बेसिक राइट्स हैं. बट अभी भी कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जिनके पास ये राइट नहीं है. ये राइट का इमर्जेंस कहाँ से हुआ था, फ्रांस से हुआ था, बिकॉज पहले फ्रांस के अंदर भी ये राइट नहीं था. बट बाद में जब लोगों ने रिवॉल्यूशन किया तो उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट मिला. क्लियर? सो ये पूरे पैराग्राफ में हमें क्या बताया हुआ है, दैट बिफोर 1789 गवर्नमेंट पीपल हैड नो पावर टू प्रिंट एनीथिंग अगेंस्ट द किंग. लेकिन 1789 के बाद लोगों के पास पावर था दैट अगर किंग कुछ गलत कर रहा है तो वो उसके अगेंस्ट भी चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं. ओके, अब हमारा चैप्टर का कंक्लूजन स्टार्ट होता है. यहाँ पे बस हमें बताया है दैट नेपोलियन ही क्राउंड हिमसेल्फ. हमने जैसे देखा था कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के बाद में
वेल्दियर सेक्शन जो था उसने अपना खुद का गवर्नमेंट फॉर्म किया, बट क्योंकि उनके अंदर डिबेट्स होते रहते थे, इस वजह से नेपोलियन ने पावर गेन किया. लेट्स सी यहाँ पे नेपोलियन के बारे में हमें क्या दिया हुआ है. In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France. He set out to conquer neighboring European countries, dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. Napoleon saw his role as a modernizer of Europe. He introduced many laws such as protection of private property and uniform system of weight and measure provided by the decimal system. Initially, many people saw Napoleon as a liberator who would bring freedom to the people. But soon the Napoleonic army came to be viewed everywhere as an invading force. He was finally defeated at Waterloo in 1815. Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other part of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि नेपोलियन ही बिकेम द किंग इन द ईयर 1804. किंग बनने के बाद, फ्रांस का एम्परर बनने के बाद, फ्रांस की आसपास की जो कंट्रीज़ है उसने उनको भी कॉन्कर करना स्टार्ट किया. एंड कॉन्कर करके वो क्या करता था, अपने फैमिली मेम्बर्स को वहाँ पर बिठा देता था. मतलब वहाँ का किंग उसके फैमिली मेम्बर्स को बना देता था. धीरे धीरे करके लोगों को लगा दैट नेपोलियन जो है ही इज़ अ मॉडर्नाइजर. गेटिंग वो चेंजेस कर रहा है क्योंकि उसने बहुत सारे चेंजेस किए थे. वेट एंड मेजर का यूनिफॉर्म सिस्टम लाया था. मतलब पहले कैसा था, थोड़ा दूर आप ट्रैवल करोगे मेजर्स चेंज हो जाएंगे, केजी है या कुछ भी ऐसे मेजर्स चेंज हो जाएंगे. बट नेपोलियन ने पूरे फ्रांस में या जितना भी कंट्रीज़ को वो रूल कर रहा था सब जगह पर सिमिलर मेजर लेकर आया. वो पहले ही वॉज सीन एज द लिबरेटर, लेकिन धीरे धीरे करके पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि वो हर जगह पर इंटरफेयर कर रहा है. फाइनली वाटरलू में उसकी डिफीट हुआ. उस 1815 में ही वॉज फाइटिंग अ बैटल एट वाटरलू एंड वहाँ पर ही वॉज डिफीटेड. नाउ जब वो था तो उसके आइडियाज़ इतने इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहे थे, इतने मॉडर्नाइज नहीं लग रहे थे. बट आफ्टर ही हैड लेफ्ट, दैट इज़ 1815 में उसकी डिफीट के बाद लोगों को लगा दैट नेपोलियन ने जो चेंजेस किए हैं, यूनिफॉर्म मेजर लेकर आना, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कंट्रोल रखना, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी. The ideas of liberty and democratic right were the most important legacy of the French Revolution. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट लिबर्टी, फ्रीडम जो है, फ्रीडम का आइडिया और लोगों के जो बेसिक राइट्स होते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो हमने सिविक्स में पढ़े हुए हैं, ये राइट्स जो है इनका आइडिया हमको कहाँ से आया था, फ्रॉम द फ्रेंच रिवोल्यूशन. मतलब फ्रांस वॉज द कंट्री जिसने इन बेसिक राइट्स के लिए फाइट किया था. उन्होंने रियलाइज़ किया था दैट फ्रीडम हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास बेसिक ह्यूमन राइट्स होने चाहिए. उन्होंने ये सब चीज़ें इस्टेब्लिश की, इसको बाकी की कंट्रीज़ ने भी फॉलो किया. एंड एट टुडेज़ टाइम आज हम देख सकते हैं कि हमारे पास फ्रीडम का राइट है, हमारे पास अदर फंडामेंटल राइट्स भी है. तो ये आइडियाज़ कहाँ से आए थे, क्योंकि हमें पता है पुराने टाइम पे सब आइदर किंग के रूल के अंडर थे या डिक्टेटरशिप में थे या किसी दूसरी कंट्री ने कॉन्कर किया हुआ था. सो वी डिडंट हैड, मतलब हमारे दिमाग में फ्रीडम और ये सब चीज़ें थी ही नहीं. बट फ्रेंच रिवोल्यूशन गेव अस द आइडिया ऑफ फ्रीडम. This spread from France to the rest of the Europe during the 19th century, where feudal systems were abolished. Colonized people revoked the idea of freedom from bondage into their movement to create a sovereign nation state. Tipu Sultan and Ram Mohan Roy are two examples of individuals who responded to the ideas coming from the French revolutionary France. क्या दिया हुआ है यहाँ पे लास्टली, दैट जैसे फ्रांस के अंदर क्लर्जीज नोबल्स का सिस्टम था जिनको टैक्स नहीं भरना पड़ता था एंड बेनिफिट्स मिले हुए थे, जैसे फ्रांस में ये चीज़ें अबॉलिश हुई, धीरे धीरे करके बाकी की यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये सब चीज़ें अबॉलिश होने लगी. इवन इंडिया के अंदर भी टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय वेर क्यों रिवॉल्यूशनरीज जिनको ऐसा लग रहा था दैट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो आइडियाज़ है लिबर्टी का या फंडामेंटल राइट के जो आइडियाज़ है
वो हमें हमारी कंट्री के अंदर भी इम्प्लाई करने चाहिए। मतलब हमें भी इंडिपेंडेंस के लिए फ़ाइट करना चाहिए। इंडिपेंडेंस के बाद हमें भी हमारे पास भी लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। सो फाइनली यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमको बेसिकली क्या आइडियाज़ मिले हैं? आइडिया ऑफ लिबर्टी, दैट इज़ फ्रीडम, एंड जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू स्पीच, राइट टू लीव, ये सब जो बेसिक राइट्स हैं हमारे, ये सब हमें कहाँ से मिले हैं? फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।